हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा एजुकेटर। तो आज जो है बहुत दिनों के बाद आपका मैथ्स का क्लास होने जा रहा है और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड में जो वेक्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहार बोर्ड का। मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन कहीं से क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन वेक्टर से क्वेश्चन आता ही आता है और अच्छे क्वेश्चन आते हैं और हल्के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से देखते जाओ कि हम करेंगे क्या। और सबसे पहली बात तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि ये जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को तो परेशानी नहीं होगी, लेकिन हिंदी मीडियम वाले कुछ बच्चे चिल्लाएंगे कि भैया हिंदी में भी कुछ बताओ, हिंदी में भी कुछ बताओ। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि आपको बुक थोड़ा सा, बस थोड़ा सा मेहनत करना होगा। आपको बुक पढ़ना होगा। ठीक है, बुक में जो भी लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन वो आपको पढ़ना होगा। और ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब आप पढ़ लोगे, बुक पढ़ोगे, तो वहां पे आपको पता चलेगा मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, डायरेक्शन मतलब क्या होता है, वेक्टर का हिंदी क्या होता है, ये सब आप बुक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अब आ जाओ, देखो इतना आप समझदार हो, कर लोगे। देखो ये जो है आपका, सबसे पहले हम लोगों को यह जो है वेक्टर आपने 11th क्लास में, ठीक है 11th क्लास में शुरू में ही फिजिक्स में पढ़ा होगा, चैप्टर 1 में पढ़ा होगा या 2 में पढ़ा होगा फिजिक्स में। ठीक है, लेकिन फिजिक्स में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वेक्टर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वेक्टर पढ़ा था। लेकिन आज जो हमारा मैथ्स का क्लास है, 12th क्लास है ये, तो क्लास 12th में मैथ्स में आपको वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है। बेसिकली जो है वेक्टर ही पढ़ना है, उसी को तोड़ मरोड़ करना है। लेकिन यहां पे नाम चेंज हो जाता है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा यहां पे जो है बस एक लाइन के बारे में हम लोग सब चीज पढ़ेंगे। जो भी पढ़ेंगे वो एक लाइन को पढ़ेंगे, लाइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और वो जो हमने पढ़ा था उसमें लाइन के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। मतलब कि अभी जो है आपको एक डायरेक्टेड लाइन के बारे में पढ़ना है। डायरेक्टेड लाइन कहने का मतलब कि जैसे कि ये लाइन है, अब ये जो लाइन है इसमें आपका पॉसिबल कितना डायरेक्शन हो सकता है? तो दो डायरेक्शन हो सकता है। इस लाइन के लिए एक डायरेक्शन इधर भी हो सकता है या फिर डायरेक्शन इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो यही चीज हम लोगों को इसमें पढ़ना है कि लाइन के बारे में पढ़ना है। अभी तक तो ये सिर्फ एक लाइन था, अभी तक ये सिर्फ लाइन था, लेकिन इसमें जो है क्या हो रहा है, डायरेक्शन भी पता चल रहा है। ठीक है, तो यही चीज हमको इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है ये आपको हम बता देना चाहते हैं। जो आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, जो चैप्टर 1.1 है, सॉरी 1.1 बोल रहे हैं, जो भी आपका चैप्टर है, चैप्टर 10.1 है, चैप्टर 10 है ये, चैप्टर 10 है। तो एक्सरसाइज 10.1 में जो भी आपका है वो जो है आपको आज पढ़ना है। आपको सबसे पहले इसमें वेक्टर क्या होता है इसके बारे में जानना है कि वेक्टर क्या है। फिर आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बताएंगे, रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये आपको बताएंगे। फिर आपको पोजीशन वेक्टर बताएंगे कि कोई वेक्टर है उसका एक मतलब कि 3 डायमेंशन में, अब देखो इसको एज्यूम करना पड़ेगा आपको। मतलब कि अपना तीसरा आंख खोल के रखना होगा, आप अपने रूम को देखना होगा कि रूम जो है मेरा क्यूबॉइड शेप का है, क्यूब शेप का है, मतलब 3D में आपको एज्यूम करने आना चाहिए। ठीक है, तो जाके आप पोजीशन वेक्टर आसानी से पढ़ लो कि एक पॉइंट है यहाँ पे, उस पॉइंट का पोजीशन क्या होगा ओरिजिन से या फिर कहीं से भी पोजीशन क्या होगा, इसके बारे में आपको पढ़ना। और ये जो है आपने पढ़ रखा है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। आप देखना, बताएंगे तो देखना कितना इजी लगेगा। उसके बाद आपको डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज पढ़ना है। ये डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, डायरेक्शन को शॉर्ट में हमने लिखा है, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज पढ़ना है। ये भी जो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज है बहुत ही इजी है। ठीक है, देखना, आप देखते जाना। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ना है। वेक्टर के कुछ टाइप्स होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप्स पढ़ना, वो आपको पढ़ना है। फिर इसमें जो है कंसेप्ट ऑफ वेक्टर पढ़ना है, फ्री वेक्टर पढ़ना है। ठीक है, फ्री वेक्टर के कुछ कंसेप्ट पढ़ना है। ठीक है, तो आ जाइए हम लोग जो है शुरू करते हैं अपना टॉपिक से। सबसे पहले क्या वेक्टर क्या होता है, ठीक है, इससे हम शुरू करते हैं। तो अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वेक्टर पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो आपको वहां पे देखने को मिला होगा कि आपका जो क्वांटिटी होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, एक क्वांटिटीज होता है, फिजिकल क्वांटिटी।
फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है और आपने कुछ ये भी पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि आपका हो गया वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम हो गया, फिर से आपका मास, हाइट हो गया, हाइट हो गया, या फिर आप ले लो मनी ले लो, मनी ले लो, या फिर आप स्पीड ले लो, स्पीड ले लो, ठीक है, इस तरीके से, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट ले लो, डिस्प्लेसमेंट ले लो, फोर्स ले लो, फोर्स ले लो, ये सब कुछ आपने यूनिट पढ़ा था बचपन में, लेंथ ले लो, ठीक है, लेंथ, ये सब कुछ यूनिट पढ़ा था बचपन में आपने। तो फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज आपने पढ़ा था क्लास 11th में। तो आपको उसमें आप ये भी पढ़े होंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज जो होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं, एक स्केलर, स्केलर, और दूसरा जो है वेक्टर, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो आप सिंपल जान लो कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है। अब तो आपको पता है कि हम आपको जो पढ़ाते हैं उसमें ज्यादा थ्योरेटिकल लेके नहीं जाते, क्योंकि आपको थ्योरी का कोई काम ही नहीं है, आपको तो बस क्वेश्चन बनाना आना चाहिए और पता रहना चाहिए कि कौन क्या होता है, किसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल सिंपल भाषा में समझाया जाता है ना, सिंपल सिंपल भाषा में आपको हम समझाते हैं। तो सिंपल भाषा में समझाने का मतलब है स्केलर में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन होता है, नहीं, उल्टा बोल दिया ना, स्केलर में आपका जो है मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ स्केलर में मैग्नीट्यूड होगा, और इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होगा, ठीक है, फैक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, मतलब कि स्केलर में जो है, स्केलर का एक क्या बोल सकते हैं, मान होता है, एक मान होता है, फिक्स्ड मान होगा, मतलब कि एक वैल्यू आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें वैल्यू के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहां देख लो, या छोड़ो छोड़ो, देखो, अगर आपसे पूछ दे सिंपल सिंपल कि हाइट क्या है आपका, बताओ आपका हाइट क्या है, तो आप लोग सीधा सीधा बोलोगे 5 फुट 10 इंच, यही बोलोगे, ये मेरा हाइट है ना, 5 फुट 10 इंच, इस तरीके से बोलोगे, बताओ, यही ना, यहां पे हम हैं, ये हम है, तो मेरा हाइट तुम बताए कितना बताए, 5 फुट 10 इंच बताए, यही बताए ना मेरा हाइट, देखो ये हम है, ठीक है, तो 5 फुट 10 इंच बताए। और अगर आपसे कोई पूछ दे, अगर एक और एग्जांपल, ठीक है, ये क्या है, वेक्टर है या स्केलर है, अभी हमको पता नहीं है, अभी हमको यह पता नहीं है कि ये वेक्टर है या स्केलर है, अभी हमको पता नहीं है, ठीक है। अब मान लो ये एक टेबल है, ये एक टेबल है, और टेबल पे एक ब्लॉक, समझो कि एक पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, एक पत्थर रखा हुआ है, स्टोन, स्टोन रखा हुआ है, ठीक है, स्टोन, ठीक है, बोल रहा है। तो अब बोल रहा है, अब कोई बंदा है, मान लो हम ही हैं, हम बोल रहे हैं कि ये जो स्टोन है इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, क्या बोले, 5 न्यूटन का फोर्स। तो आपके मन में एक सवाल आएगा, क्या सवाल आएगा कि भैया 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, आपने 5 न्यूटन का फोर्स बोल दिया, ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स वहां लग रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा है, कौन सा डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में ये जो है फोर्स लग रहा है। 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये हमको क्लियर है कि हाँ ठीक है 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में, ये पता होना चाहिए ना। तो आप बोल सकते हो कि ये जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में कुछ कुछ यहां पे आ जाएगा ब्लॉक, है ना, इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स इन
डायरेक्शन के साथ लिखना होगा, ईस्ट वेस्ट जो भी है वो लिखना होगा। या फिर आप इधर भी फोर्स लगा सकते हो, नीचे में लगाओगे तो ये थोड़ा कंप्रेस्ड हो जाएगा, मतलब कि दब जाएगा, टेबल है तो दब जाएगा, दबने वाला होगा तब। या फिर आप ऊपर में लगाओगे तो ये लिफ्ट होगा, ऊपर जाएगा, है ना। या फिर आप इधर लगाओगे तो ये थोड़ा इधर आएगा। बताओ इस तरीके से होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। तो यहां क्या आया, ये जो फोर्स लगाए हम, तो फोर्स में आपको डायरेक्शन पता होगा तभी आप बोलोगे कि हाँ फोर्स किसी भी चीज पे, अगर आप हम पे फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स इस तरीके से लगा रहे हो तो आपको पता है ना कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। आप बोलोगे कि तुम्हारे ही डायरेक्शन में हम तुम्ही पे फोर्स लगा रहे हैं, ये बोलोगे। ऐसा तो नहीं ना कि आप डायरेक्ट फोर्स लगा दोगे। तो फोर्स लगाओगे तो फोर्स 5 न्यूटन का, 10 न्यूटन का कहीं पे भी लगाओगे तो फोर्स आपको लगाने में डायरेक्शन देखो, जैसे इस तरीके से हम जा रहे हैं तो ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अगर सीधा हाइट पूछ दे तो हाइट में आप डायरेक्शन बोलोगे 5 फुट 10 इंच इन ईस्ट डायरेक्शन, ऐसा तो नहीं। अब जो सो के हम नापेंगे तो नॉर्थ में हो जाएगा या साउथ में हो जाएगा, ये फिर कहीं पे भी हो सकता है। तो ऐसा तो नहीं, डायरेक्शन तो नहीं ना है, हाइट में आपको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आप फोर्स लगा रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो वहां पे डायरेक्शन बताना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊपर नीचे किधर लगाओगे डायरेक्शन जरूरी है ना। तो इसीलिए जो है फोर्स आपका एकदम बेस्ट एग्जांपल है किसका। अब बताओ डायरेक्शन किस में मिलता है? वेक्टर में। तो फोर्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। और ये जो हाइट है, हाइट में तो आप डायरेक्शन नहीं बता रहे हो तो ये क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब देखो, अब जैसे कि यहां पे हमको क्या करना है, सबको बताना है कि वॉल्यूम क्या है। तो वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। हाइट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। मनी पैसा एक वैल्यू है, पैसा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो स्पीड क्या है? स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, दो क्वांटिटी होते हैं। तो स्पीड जो है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है और जो वेलोसिटी होता है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। ध्यान रखना, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, ध्यान से रखना। डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है डिस्प्लेसमेंट? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है ना। चलो फोर्स, अब फोर्स का तो आपको हम एग्जांपल भी ही दिए हैं कि फोर्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। लेंथ क्या होगा? आपका स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो आप किसी भी यूनिट को आप क्लासिफाई कर सकते हो यहां से अब, ठीक है। चलो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है या फिर आप स्क्रीनशॉट मार लो और बाद में लिख लेना, ठीक है। चलो तो वीडियो को पॉज करो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब यहाँ पे जो है आपको कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको क्लासिफाई करना है कि ये वेक्टर है या स्केलर है, ठीक है। तो ये जो है आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो आपको ये क्लासिफाई करना है कि ये वेक्टर होगा या स्केलर होगा, ठीक है। तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप एकदम प्रैक्टिकली समझोगे। देखो कैसे, ध्यान से समझते चलना। 40 केजी मतलब वेट का बात करें तो वेट क्या है? वेट में आपको डायरेक्शन, अगर आपसे कोई वेट पूछ देगा तो वेट में आप बताओगे कि 10 केजी ईस्ट के डायरेक्शन में, ऐसा तो नहीं बोलोगे। तो वेट क्या है? वेट आपका क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, दो क्या बोल रहा है? 2 मीटर, 2 मीटर किधर? नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में बता रहा है। तो ये क्या डायरेक्शन भी बता रहा है, डायरेक्शन हो गया, ये वाला डायरेक्शन हो गया और यह वाला मैग्नीट्यूड हो गया। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो बताए वो वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर है। उसके बाद 40 डिग्री, अब 40 डिग्री क्या? 40 डिग्री नॉर्थ ईस्ट बोलता तब तो 40 डिग्री डायरेक्ट बोल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? 40 डिग्री स्केलर होगा, सिंपली 40 डिग्री का बात कर रहा है, एंगल का बात कर रहा है तो एंगल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। उसी तरीके से 40 वाट, अब वाट, अब तो ये भैया जो फिजिक्स पढ़े होंगे, जो फिजिक्स पढ़े होंगे, ठीक है, क्लास 11 में, ठीक है, या फिर आप बचपन में भी पढ़े होंगे, फिर भी जो है आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये 40 वाट स्केलर होगा या वेक्टर होगा। और इसमें जो है बहुत सारे टीचर्स भी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भैया स्केलर होगा या वेक्टर होगा। वो जो है झट झट पीछे पेज पलटते हैं और देखते हैं कि ये स्केलर होगा या वेक्टर होगा, ठीक है। हमने देखा है, खुद से देखा है, ठीक है। तो
क्या है 40 वाट क्या है, तो वाट इज द यूनिट ऑफ पावर। वाट किसका यूनिट है, पावर का यूनिट है। पावर आप समझते हो, पी फॉर पावर, ठीक है। वाट जो है पावर का यूनिट है। और पावर क्या होता है, तो पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्या है, सबसे पहली बात, वाट क्या है, पावर का यूनिट है। पावर का यूनिट है। वाट क्या है, पावर का यूनिट है। और पावर क्या होता है, वर्क डन, वर्क डन बाय टाइम, यही होता है पावर। तो इसमें जो वर्क डन है ये भी स्केलर है, ये आपने जान रखा है। वर्क डन क्या होता है, स्केलर होता है, आप जानते हो। वर्क डन भी स्केलर है, वर्क स्केलर है। टाइम भी जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर बाय स्केलर क्या देगा, स्केलर ही देगा। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, 40 वाट स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना, आपको फॉर्मूला आना भी जरूरी है, ठीक है। अब बताओ, अगर हमको ये नहीं आता तो हम भी कंफ्यूज हो जाते, ठीक है, हमको भी नहीं पता रहता। तो जब हमने पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था 12th क्लास में, तब जाके तब भी हमको भी मतलब कि ये नहीं पता था कि ये होगा कैसे, स्केलर होगा या वेक्टर होगा, ठीक। तो हमने पीछे में आंसर हम भी देखे, ठीक है, तो वहां स्केलर भी लिखा हुआ। फिर सोचे कि अच्छा, अगर ये क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो फिर तो फंस जाएंगे, आप लोग भी ऐसा सोचोगे। तब जाके हमने सर्च किया, बहुत सारा सर्च किया, तब जाके पता चला कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, एंड पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। और पावर क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। और वर्क डन हमको पता है, वर्क डन आपको भी पता है कि वर्क डन क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और टाइम भी स्केलर क्वांटिटी होता है। बस सिंपल लगाए और यहाँ पे स्केलर लिख दे, स्केलर बाय स्केलर क्या देगा, स्केलर देगा, ठीक है। वेक्टर, या अगर उसमें से अगर कोई एक वेक्टर हो जाता तो ये पूरा वेक्टर हो जाता। समझ में आया, ठीक है। एक सरा हुआ आलू सबको सरा देता है। 10 to the power 19 कूलम, ये क्या है, चार्ज। चार्ज इज द स्केलर क्वांटिटी, पता होना चाहिए। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा आप ध्यान दो, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर अगर इसको जो है हम बात करते हैं, अगर इसको हम बात करते हैं, 20 छोड़ो, सीधे मीटर पर सेकेंड लिख दो। मीटर पर सेकेंड में अगर बात करते हैं, तो मीटर पर सेकेंड एक तो आपका स्पीड होता है, और एक आपका, अगर सीधा सीधा अगर दे देता 20 मीटर पर सेकेंड क्या है, स्केलर या वेक्टर है, तब क्या करते हैं, और एक आपका वेलोसिटी होता है, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों होता है मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे आप नहीं बता सकते थे कि क्या होगा, स्पीड होगा या वेलोसिटी का ये यूनिट दिया हुआ किसका नहीं पता था, और वहां दिया रहता ब्रैकेट में तब बता सकते थे। तो यहां पे नहीं पता है 20 मीटर पर सेकेंड क्या है, ठीक है। 20 मीटर पर सेकेंड क्या है, वेलोसिटी इज द यूनिट, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये जानते हो आप। तो यहाँ पे हम लोग नहीं बता सकते थे, तो यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो वहां पे लिख देना कि नहीं बता सकते हैं हम लोग, ठीक है, ऑप्शन रहेगा वहां पे, ठीक है। अब देखो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो होता है एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये अब जो क्लासिफाई करने वाला है, अगर आपके एग्जाम में आ गया तब आप कहीं से भी इसको छोड़ के नहीं आओगे, 100% गारंटी है, ठीक है। छोड़ के नहीं आओगे, छोड़ना भी मत, छोड़ोगे तो डंडा आपको दिखाए हुए हैं, उसी डंडा से कपार फाड़ देंगे, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी इसको छाप लो, फिर जो है नेक्स्ट आगे चलते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो देखो, तो अब जो है क्या है आपका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इस क्या होता है, ठीक है। तो इसमें आपको हमने बोला था पहले भी कि आपको तीसरा आंख खोलना होगा, ठीक है। तो तीसरा आंख खोल लिए होगे तो सही है, नहीं खोलोगे तो पर भी सही। तो हम लोग जो है 3D में अब चलेंगे, 3D में। तो आपको 3D में इसी तरीके से मिलता है। तो ये वाला जो एक्सिस होगा हमेशा हम लोग एक्स लेंगे, वेक्टर में हमेशा जो है ये वाला एक्सिस जो है हम लोग एक्स एक्सिस लेते हैं। आप बचपन में पढ़े होंगे कि ये वाला एक्सिस नहीं होता, तो हम लोग एक्स एक्सिस इसको लेते थे, लेकिन नहीं, अब जो है हम लोग हमेशा जो है एक्स एक्सिस इसको लेंगे, वाई इसको लेंगे और जेड इसको लेंगे, है ना। एक मिनट, आई विल चेक कर लेने दो, एक मिनट। एक्स वाई, चलो सही है, चलो तो ये ले लिया।
अब देखो, अब इसमें जो है कोई पॉइंट आपको दिया हुआ है P, ये जो है पॉइंट P है, ये पॉइंट आपको गिवन है, P पॉइंट है, ठीक है। और ये क्या होता है, O होता है, O, और O क्या होगा, 0,0,0 होता है, ये ना, यहाँ पे तो सब 0 होता है, तो x एक्सिस पे भी 0 होगा, y भी 0 होगा, z भी 0 होगा, तो O का क्या हो गया, O का मतलब कि आप सीखे होंगे कि O का अगर हमको लिखना रहे, पॉइंट लिखना रहे, वो पॉइंट का हमको लिखना रहे तो 0,0,0 लिखेंगे, या फिर जो यहाँ पे है, यहाँ पे तो हमको पता नहीं है क्या। तो देखो हम लोग क्या होता है, एज्यूम करो थोड़ा एज्यूम करो, क्या एज्यूम करो, अच्छा एक एज्यूम करो एक चीज कि, अच्छा रुक जाओ, पॉइंट P यहां नहीं लो, छोड़ो, पॉइंट P यहां नहीं लो, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, तो अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट P लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट P है मेरा, ठीक, ये P है, ठीक है। देखो एज्यूम कर रहे हो कि वाइड है, और पॉइंट P कहाँ है, देखो ना पॉइंट P कहाँ है, तो मान लो ये आपका 3 मार्कर है, इस तरीके से देखो, तो इस तरीके से एक और ले लो, क्या होता है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ऐसे ही ना, तीनों जो होगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, इस तरीके से, बताओ, देखो दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट P है, ये कहाँ है, यहाँ पे है, कहाँ है, मान लो यहाँ पे है, ये पॉइंट P यहाँ पे है, देखो इस तरीके से, ये लाइन है, ठीक है, पॉइंट P यहाँ पे है, देखो तो यहाँ पे, ठीक है, कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। ये जो है आपका क्या है, पॉइंट P है, तो ये बाहर में है, देखो ना ये बाहर में है पॉइंट P, तो पॉइंट P आपका जितना सबसे सेम, मतलब कि कुछ कुछ एंगल बनाएगा, सबसे बनाएगा, है ना, ऐसा तो नहीं है। अब तो यहाँ पे आपको सिंपल आप समझ लो कि अगर इसको हम मिला देंगे इस तरीके से, देखो इस तरीके से अगर इसको हम मिला देंगे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मिला देंगे अगर इसको, तो ओपी बन जाएगा। तो ये जो पी ओपी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका कहां लाई कर रहा है, आप ये समझोगे कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका कहां लाई कर रहा है, कैसे था, ऐसे था, चलो छोड़ो। तो देखो इस तरीके से था, तो आप सिंपल सिंपल बोलो कि ओपी बस से यहाँ पे लाई कर रहा है, ये बोलोगे, ठीक है। तो आप बोलोगे कि बस ये जेड और वाई के बीच में है, आप ये नहीं बोलोगे कि एक्स के बीच में है। तो लेकिन यहां से देखो, यहां से देखो, यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो तो यहाँ पे, तो यहां आपको दिखाई दे रहा है, तो यहां पे अगर पॉइंट है, यहाँ पे ये वाला देखो, तो ये वाला अगर पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला इस तरीके से, तो ये क्या है, तीनों के साथ है ना, तीनों के साथ बाहर में निकला हुआ है, तीनों के साथ बीच में है, ये नहीं ना कि इस दोनों के बीच में, ऐसे तो नहीं है, ये बीच में है इस तरीके से, देखो इस तरीके से, ऐसे तो नहीं है, यहां पे तो नहीं है, देखो यहां पे नहीं ना है, देखो ऐसे, ये बीच में है इस तरीके से, समझ में आ रहा है, या फिर इस तरीके से भी नहीं, इस पे बीच में है, तीनों के साथ बना रहा है, तो तीनों के साथ बना रहा है ना, तो तीनों के साथ बना रहा है, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो मान लो ये x होगा, ये y होगा, और ये z होगा, ठीक है, मान लो ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है, z होगा, तो p जो आपका कोऑर्डिनेट है, p जो है क्या बनाएगा, तो x y z p होगा, यही ना होगा। तो आपने बचपन में पढ़ा था
यहां पे देखो, यहां पे आपको ओपी, यहां किसका पोजीशन क्या है, ओ से पी तक, तो बस ओपी, ओपी, ठीक है। अब वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इससे पहले रिप्रेजेंटेशन आपको बताना था ना, तो रिप्रेजेंटेशन छूट गया। चलो यहां पे देख लो, तो वेक्टर को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या फिर डार्क लेटर में, बोल्ड लेटर में वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि अगर ये कोई लाइन दिया हुआ है, ए है और ये बी है, ठीक है, ए और बी है, तो ये क्या है, इसका टेल है, टेल पूंछ है, और ये क्या है, हेड है। तो जो टेल होता है इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट मतलब कि यहां से चालू हो रहा है, और इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट। तो ये जो ए है, मतलब कि ए से बी तक, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए बी लिखेंगे। जैसे यहां पे ए से बी तक जा रहा है, तो वेक्टर में भी ए बी वेक्टर लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे क्या, ए बी वेक्टर पढ़ेंगे। या फिर डार्क लेटर में इस तरीके से, डार्क में अगर लिखा रहेगा कोई चीज लिखा रहेगा इस तरीके से, तो पर भी ये क्या कहलाएगा, वेक्टर ही है, ये भी वेक्टर ही कहलाएगा, ठीक है। और अगर इसी का डायरेक्शन हम चेंज कर दे, इस तरीके से कर दे, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर दिए, ये जो हेड था अभी बी के तरफ था, अब ए के तरफ है, तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं आप। एक तरीका समझो कि बी ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी ए लिखेंगे, मतलब कि बी से ए, बी ए वेक्टर, ए बी वेक्टर नहीं लिखेंगे, बी से, जिधर आपका हेड रहेगा, अगर ए पे हेड है तो देखो यहां पर भी ए पे हेड है, बी पे टेल है तो बी पे टेल है, यहां पे बी पे हेड है तो बी पे हेड है, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात क्लियर हुई। चलो ये छोटा सा ही था रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलो अब देखो, आप यहां पे ओपी वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, ओपी वेक्टर, ओ से पी तक का डिस्टेंस, यही होगा, ओ से पी तक का डिस्टेंस, ओपी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर कैसे निकलता है, ध्यान दे के देखो ओपी वेक्टर कैसे निकलता है। तो ओपी वेक्टर निकलता है रूट अंडर, कोई भी चीज का पोजीशन कैसे निकालते हैं, ध्यान दो, रूट अंडर, फॉर्मूला देखो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से निकलता है, ये सभी इस रूट में ही, ठीक है। अब देखो ओपी निकालना है ना, किसी भी चीज का पोजीशन निकालने के लिए, पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए, अब यहां पे सिंपल लिखते हैं, पी भी निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे x2 क्या है, ओपी में o से p तक, तो o से p तक, वो पहला इनिशियल हो गया, तो इनिशियल मतलब x1 वाला होगा, एक y1 वाला होगा, z1 वाला होगा, p तक, p वाला क्या होगा, x2 वाला होगा, y2 वाला होगा, z2 वाला होगा, ठीक है। तो x2 क्या है, हमारा x है, माइनस x1 क्या है, 0 है, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y है, माइनस 0 का स्क्वायर प्लस उसी तरीके से z माइनस 0 का स्क्वायर, उसी तरीके से हो गया। मतलब कि हमको क्या मिला, ओपी वेक्टर बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। किसी भी चीज का पोजीशन वेक्टर का ये होता है, ठीक है, समझ में कैसे निकालेंगे पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए, ठीक है। ये बेसिकली आपका पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए नहीं फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। तो भैया ये भी तो दो पॉइंट ही था ना, ओ पॉइंट और पी पॉइंट, ये दोनों के बीच का ही डिस्टेंस निकाले है ना, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस इस तरीके से निकलता है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो एक और चीज आप ध्यान दो, एक और चीज, अब आता है मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड निकालना हो ना, तो उसको हम लोग मॉडुलस में रख देते हैं, मॉड में रख देते हैं। जैसे कि अगर ओपी का मॉड मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो बस ओपी वेक्टर को मॉड में रख देंगे, ठीक है, इस तरीके से।
या फिर सिंगल लाइन है जिसका ए वेक्टर दिया हुआ है तो इसका मॉड निकालना है तो सिंपल मॉड लिखेंगे, मतलब कि मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिंपल मैग्नीट्यूड लिखें, मैग्नीट्यूड को मॉड में रखेंगे, मतलब कि जो वेक्टर है हम मेरे पास उसको मॉड में रख देंगे तो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, अब मॉड में रखते हैं तो यही चीज होता है, देखो समझ में आया, डिस्टेंस निकलता है, आया ना समझ में। चलो तो ये क्लियर है ना। अब चलो अब इसको मिटाते हैं, कपड़ा से मिटाते हैं भाई साहब। अभी पोजीशन वेक्टर हमको निकालना नहीं सीखना था, बस जानना था कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है कि आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो अब आता है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। तो सबसे पहले बात आता है डायरेक्शन कोसाइन, बहुत ही इजी में समझाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, अभी आपने एक ग्राफ पढ़ा है इस तरीके से, ये जो होता है एक्स होगा, ये वाई होगा, ये जेड होगा, इस तरीके से आपने पढ़ा है। ठीक, तो यहां पे अगर कोई पॉइंट है इस तरीके से, ये ओ है, ये पी है, इस तरीके से, तो ये पॉइंट यहां नहीं है, ये पॉइंट आपका बीच में है इस तरीके से, जैसे अभी हम बताए ना, ये पॉइंट आपका बीच में है इस तरीके से। देखो ये आपका, देखो इस तरीके से y x, अब x नीचे में यहां दिखाई दे रहा है, लेकिन ये होता कहां है, ये तो भाई प्लेन है ना, प्लेन पे तो आप 3D एज्यूम नहीं कर सकते हो ना, तो इसीलिए देखो यहां पे हम एज्यूम करवा रहे हैं। ये आपका ब्लू वाला हो गया x, ठीक है, इस तरीके से देखो ब्लू वाला आपका x हो गया, रेड वाला आपका y हो गया, ब्लैक वाला z हो गया। बात क्लियर है। अब देखो अब यहां पे ये एक लाइन है, जो OP है ना वो यही है, O से P तक का, देखो OP यही है, OP ठीक है, OP यही है, O से P तक का। ठीक दिखाई दे रहा है। तो ये जो है तीनों के साथ एंगल बना रहा है, x के साथ भी कुछ एंगल बना रहा है, y के साथ भी कुछ एंगल बना रहा है, मतलब कि x के साथ भी कुछ एंगल बनाएगा तो x के साथ जो एंगल बना रहा है उसको अल्फा बोलेंगे, y के साथ भी कुछ एंगल बना रहा है तो y के साथ जो एंगल बनाएगा उसको बीटा बोलेंगे, और z के साथ भी कुछ एंगल बना रहा है तो z के साथ जो एंगल बनाएगा उसको गामा बोलेंगे। गामा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से y की तरफ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, बहुत दिन हो गया गामा को रिप्रेजेंट किए हुए। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो ये जो एंगल है ना कॉस के फॉर्म में आपका बताएगा, तो एंगल कॉस के फॉर्म में बताएगा तो मतलब कि अगर देखो देखो अगर दो ही लाइन हम लोग लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये वाला देख लो, ये भी देख लो, ये इस प्रकार था, ये इसी तरीके से था, देखो तो इस तरीके से था, तो ये वाला यहां पे था ना यहां पे, तो ये बात तो क्लियर है कि ये तीनों के साथ एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसके लिए लेंगे, एक्स के लिए, अच्छा छोड़ो वो सब छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल देखो, सिंपल क्या होता है, सिंपल आपका कॉस के टर्म में बात करेगा, तो अल्फा है तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ठीक है, क्या होता है, तो ये वाला क्या था आपका x था, ये y था और ये z था। ये बात तो आपको क्लियर है। ठीक है, ये बात क्लियर है। और एक चीज और जान लो, अगर कोई अननोन पॉइंट है, पॉइंट अननोन है, पॉइंट हमको पता नहीं है, और उसका यूनिट वेक्टर हम लोग निकालते हैं तो वो सिंपल यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं, या फिर पोजीशन वेक्टर सिंपल r होता है। क्या होता है, r का वेक्टर। r का वेक्टर अगर निकाल दें तो हमारा जो है वो पॉइंट, मतलब कि पोजीशन वेक्टर हम निकाल लेते हैं। r वेक्टर अगर लिख रहे हैं तो मतलब पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं।
ठीक है। तो कॉस अल्फा है, तो कॉस अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, एक्स, कॉस अल्फा किस पे, एक्स पे है, तो एक्स बाई आर वेक्टर, ठीक है। कॉस बीटा क्या होगा, y बाई आर वेक्टर, कॉस गामा क्या होगा, z बाई आर वेक्टर, इस तरीके से, ठीक है। ये तीनों, यही जो होते हैं क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम मिटाएंगे, और एक और चीज देख लो, ये जो कॉस है ना, ये जो कॉस है ना, कॉस अल्फा को हम लोग बोलते हैं कॉस अल्फा बराबर जो है होता है एल, कॉस अल्फा को ही एल बोलते हैं, कॉस बीटा को एम बोलते हैं, और कॉस गामा को एन बोलते हैं। यहाँ पे बस इसका जरूरी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अच्छा देखो, एक बात और क्लियर कर देता है, जब हम 12th में थे ना, तो आपको मैथ्स का मार्क्स आपको पता ही होगी, 93 मार्क्स है मैथ्स में, तो 93 मार्क्स लाना कोई आम बात नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, ये जानते हो आप लोग, ठीक है। तो कुछ बच्चे होते हैं, उसके लिए बोल रहे हैं, जो बच्चे बोलते हैं कि ये तो हम भी ला सकते हैं, लाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं, लाओ ना, हमें तो और अच्छा होगा ना, ठीक है। एल एम और एम, ठीक है। तो वहां से हम एक चीज सीख के आए, एग्जाम देके सीखे कि यह सीखे कि डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, ये सब का यूज कहीं पे भी नहीं है, आपके बुक में भी इसका यूज नहीं है, नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो बहुत कम मिलेगा, और जिसका कि छोड़ो, मिलेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन पढ़ना है, अगर कोई बाई चांस पूछ देगा तो क्या करोगे, ठीक है, पढ़ना है, ठीक। एल एम और एन होता है, ठीक है। तो अब बात आता है कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, तो डायरेक्शन रेशियो सिंपल सिंपल आप याद रखना, सिंपल सिंपल डायरेक्शन रेशियो याद रखना क्या होता है, ध्यान से, एल स्क्वायर प्लस ये जो एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, यही होता है, यही होता है आपका डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है, ठीक है। और एल बराबर क्या है, एक्स बाई आर है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से दिखाई दे रहा है, तो बस आप इसका स्क्वायर करो, देखो स्क्वायर करके देखो 1 आ जाएगा, पक्का आएगा 1, ठीक है। नहीं आएगा तो वहां पे भाई आपको पता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपके टर्म में भी अगर आता है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, 1 यूनिट होगा, मैग्नीट्यूड उसका क्या होगा, 1 होगा, निकालने आपको आता ही होगा, मैग्नीट्यूड उसका क्या होगा, 1 होगा, है ना। चलो, तो ये दोनों क्लियर है आपको। अब जो है इसमें हमको टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के कुछ टाइप्स होते हैं उसके बारे में जानना है, ठीक है। तो उससे पहले क्या करना है कि आपको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना है, तो नोट करो, फिर जो है आपका टाइप्स बताते हैं हम, ठीक है, नोट कीजिए। चलो, तो अब जो है हम लोग आ जाते हैं अपने टाइप्स ऑफ वेक्टर पे, टाइप्स ऑफ वेक्टर के कितने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो अगर आप आर एस अग्रवाल का बुक पढ़ोगे तो वहां पे 2-3 टाइप्स और मिल जाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी में हमारे इतने ही टाइप्स दिए हुए हैं और इतने ही टाइप्स के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। यूनिट वेक्टर, अच्छा कुछ बच्चे पूछते हैं कि भैया सिलेबस 70% ऑब्जेक्टिव हो गया, 30% सब्जेक्टिव आएगा, ठीक है, पढ़ो 70% ऑब्जेक्टिव के लिए, मेरा क्या जाता है, पढ़ो ना, फेल हो गए तो बाद में मत बोलना कि भैया आप ही बताए थे 70% ऑब्जेक्टिव आता है, 30% सब्जेक्टिव आएगा। हम बोल रहे हैं सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, ना ही पैटर्न चेंज हुआ है, कुछ भी चीज चेंज नहीं हुआ है, जैसे 2020 में होता था एग्जाम, जैसे हुआ है, जिस तरीके का क्वेश्चन आया है वैसा ही क्वेश्चन आपके 2021 में आएगा। अब तो भाई जागो ग्राहक, जागो, जाग जाओ, अब समझ गए। अभी भी मतलब कि अब क्या, कोरोना मतलब कि स्कूल खुलने जा रहा है 28 तारीख से, और आप अभी तक मतलब कोरोना में घूम रहे हो, कोरोना का फायदा हमको हो जाए, सिलेबस कम हो जाए। किस पेपर में देखे हो, प्रभात खबर में, दैनिक जागरण में, हिंदुस्तान में, किस पेपर में देखे हो, कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है इस तरीके से कि आपका बिहार बोर्ड का सिलेबस कम हो गया 30%, कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है।
मन करता है कि इस पे वीडियो बना दे, लेकिन फिर सोचते हैं क्या मतलब कि कोई जरूरत ही नहीं है वीडियो बनाने का, काहे हम बनाएं। जिसको फेल होना है फेल हो, जिसको विश्वास करना है करे, नहीं करना है ना करे, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को बस यहाँ जानना है टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है। टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो यूनिट वेक्टर उसको बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मान 1 हो उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। किसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर? जिसका मैग्नीट्यूड जो है मैग्नीट्यूड 1 हो उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। ठीक। अब मैग्नीट्यूड अगर कोई एक वेक्टर है, अगर कोई एक वेक्टर ए है तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं मैग्नीट्यूड। अगर ये मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर है। ठीक है, बात समझ में? यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। सेकेंड वन इज जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है? वह वेक्टर जो कि जिस पॉइंट से शुरू हो उसी पॉइंट पे खत्म हो जाए, जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। जैसे कि अगर ये है तो यहां पे नहीं पता चला, लेकिन यहां देखो, जिस पॉइंट से शुरू हो उसी पॉइंट से खत्म हो। मान लो कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ए और बी, तो इसको हम लोग ए बी वेक्टर डिनोट करते थे। ठीक है, लेकिन अगर हम बोले इस तरीके से, मतलब कि ए बी वेक्टर डिनोट करते थे, मतलब कि ए से बी तक जा रहा है। लेकिन अगर हम बोले कि ए वेक्टर, तो मतलब ए से शुरू हो रहा है ए पे खत्म हो रहा है, ए वेक्टर ए पे शुरू हो रहा है ए पे खत्म हो रहा है, ए वेक्टर। तो मतलब क्या है कि इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, जहां पे है वहीं पे रुक जा रहा है, मतलब कि ये क्या है? जीरो वेक्टर। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद आता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? तो को इनिशियल वेक्टर उसको बोलेंगे जिसका पॉइंट, इनिशियल पॉइंट सेम हो। जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर। याद रखना, जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, इनिशियल पॉइंट कहने का मतलब जैसे कि यहाँ पे ये जो वेक्टर हम लिखे हैं ना, ये वाला, तो इसमें इनिशियल पॉइंट कौन सा है? ए है। तो ए जो है जिस 3-4 वेक्टर दिया रहे या फिर 4-5 जितना भी 2 से ज्यादा वेक्टर रहे, 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर रहे, और जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, ठीक है, पॉइंट यही हो, इसी इनिशियल पॉइंट से अगर कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, या कोई इधर आ रहा है, किधर भी जा रहा है, पॉइंट इनिशियल पॉइंट सेम हो, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में जाए, तो उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। फिर आता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर किसको बोलते हैं? अब इसका डिफिनीशन लिखवाना जरूरी नहीं है क्योंकि आपकी किताब में ऑलरेडी है। कोलिनियर वेक्टर किसको कहते हैं? तो कोलिनियर वेक्टर उसको कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर जो कि सेम लाइन में हो, या फिर सेम लाइन करने का मतलब कि डायरेक्शन उसका सेम हो, डायरेक्शन सेम लाइन में हो या पैरेलल हो, तो उसको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। जैसे कि सेम लाइन करने का मतलब मान लो ये ए बी है, ठीक है, फिर यहीं से शुरू हो जाएगा तो ये सी तक जा रहा है, मतलब ये सेम लाइन में हो। या फिर अगर इसके पैरेलल भी होगा, डी ई मान लो ए बी के पैरेलल है ना, तो ये भी क्या है? कोलिनियर वेक्टर। मतलब कि सेम लाइन पे हो या पैरेलल हो तो बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर। क्लियर है? उसका आता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो उसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इक्वल वेक्टर में क्या होना चाहिए? डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। ये नहीं कि डायरेक्शन कुछ है मैग्नीट्यूड कुछ है, तब वो निगेटिव में चला जाएगा। मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर। लास्ट आता है आपका निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर किसको कहेंगे? ध्यान से सुनना। तो निगेटिव वेक्टर किसको कहेंगे? ध्यान से देखो तो अगर मान लो ए बी एक वेक्टर है, इसका ए बी वेक्टर ये जो हम लिखे हैं, इसको लिखने का मतलब क्या है कि आपका एक लाइन है जो ए से बी तक जा रहा है। तो अगर इसी चीज को सेम डायरेक्शन वही है, ए बी ही है, डायरेक्शन ए बी ही है, डायरेक्शन क्या है? ए बी ही है, लेकिन हम लिख दे बी ए वेक्टर, ठीक है, मतलब यहां पे लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? बी से ए जा रहा है ना, बी से, लेकिन डायरेक्शन तो जो लाइन हमको डायरेक्शन दिखा रहा है वो उधर ही दिखा रहा है, तो उसी के लिए यहां पे निगेटिव लगा देंगे। ठीक है, निगेटिव लगा देंगे। बी से ए जा रहा है लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में, बी से ए जा रहा है लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में। निगेटिव डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, बी से ए नहीं, उल्टा जा रहा है।
निगेटिव लगा देंगे। तो निगेटिव वेक्टर समझ में आया ना कि आगे निगेटिव लगा रहेगा, ठीक है, इस तरीके से डायरेक्शन वही रहेगा लेकिन नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई ना। चलो तो इसको नोट करो और एक क्वेश्चन आप देखो, एक क्वेश्चन आप देख लो सबसे पहले। एक क्वेश्चन आप देख लो, एक क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है रिप्रेजेंट ऑन ग्राफ, डॉक्टर वाला है ना, छोड़ो, बोल रहा है 30 किलोमीटर, या छोड़ो 40 किलोमीटर 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। इसको जो है ग्राफ पे ड्रॉ करना है, ठीक, ग्राफिकली इस तरीके से आपका होता है। ऊपर में आपका नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इस तरीके से, इसी तरीके से होता है। 40 किलोमीटर 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन पे जाएंगे। 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में बोल रहा है, किधर बोला है, नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट इधर है, तो नॉर्थ से ईस्ट जा रहा है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब कि 30 डिग्री यहां से ऐसे जाएगा, 30 डिग्री इस तरीके से, मान लो 30 डिग्री यहां पे, ठीक है, ऐसे जाएगा, ध्यान में आ रहा है, नॉर्थ से उधर जा रहा है। और कहा जा रहा है 40 किलोमीटर, तो यहां से मान लो, अब हम लोग स्केल ले लेंगे, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर आप कितना किलोमीटर ले रहे हो, तो 10 किलोमीटर हम लोग ले लेंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर मतलब कि 40 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो बस 4 को बांट दो, 1 2 3 4, इस तरीके से। तो यही हो गया 40 किलोमीटर, हम लोग देखो रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। देखो 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में भी जा रहा है, नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 30 डिग्री जा रहा है, लेकिन 40 किलोमीटर तक जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो आई होप आपका जो एक्सरसाइज है 10.1 आपका जो एक्सरसाइज है वो आपको तो हम लगभग क्वेश्चन बता ही दिए, है ना। इस एक्सरसाइज को आप बना लेना, इस वीडियो को देखने के बाद बना लेना। फिर जो है नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट डे, कल जो है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो देखना, नेक्स्ट लेक्चर देखना। और अब जो है इजी इजी टॉपिक है, आसान आसान टॉपिक है, मजा आने वाला है। चलो तो जल्दी से इसको छापो और चलते हैं। और जितने भी लोग नई बार जुड़े हो चैनल पे, उनसे बस एक छोटा सा ही रिक्वेस्ट है, बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। लाइक करके जाओ, एक लाइक आपको, आपका एक लाइक हमको मोटिवेट करता है, ठीक है। लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, दबा के शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और सब्सक्राइब करते समय आप ये मत भूलना कि आपको नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना है। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करते समय ये भी मत भूलना कि ऑल नोटिफिकेशन पे जाना है, ऑल नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना है, ठीक है, ऑल पे। आप पर्सनलाइज पे करके छोड़ देते हो, पर्सनलाइज पे करोगे तो कोई नोटिफिकेशन आपको नहीं जाएगा, फिर मेरा माथा फोड़ोगे कि भैया हमको नोटिफिकेशन आता ही नहीं है आपकी क्लास का, किस टाइम पे क्लास लेते हैं, कोई टाइमिंग ही नहीं है आपका, ठीक है। नोटिफिकेशन जाएगा तब जब आप ऑल पे प्रेस करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है।